तो फ्रेंड्स, ये आपका 10th क्लास का जो है वो इतिहास का जो है चैप्टर्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1 मार्क्स और 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। और एग्जाम्स की दृष्टि से 2024 के एग्जाम्स की दृष्टि से ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बारे में बताता हूँ। पहला है ये फ्रेडरिस सायू कौन था? ये एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अगला आता है अस्टन रेनन कौन था? ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? यह किस बात का प्रतीक था? तो देखिए, ये जर्मेनिया था। जर्मन राष्ट्र का रूपक जो है जर्मेनिया है, और जर्मन बलूत विविधता का प्रतीक है। यह है मार्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उसने कौन सा सिद्धांत अपनाया था? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन, इस सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? फ्रांसीसी क्रांति। जो भी राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ वो फ्रांसीसी क्रांति से ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि जाल वेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? देखिए, एक जर्मन शुल्क संघ है ये जाल वेराइन, और अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे इसके अंदर। और 1834 में ये स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच जो है शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। जो भी शुल्क अवरोध होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सामान जाता आता है तो उस पर शुल्क लगता है, उसको समाप्त किया था। और वो मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी, और जो मुद्राओं की संख्या 30 थी उसमें उसे 2 कर दिया, और इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है अगला कि मेल्सविनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम बताइए। उसने यंग इटली और यंग यूरोप 2 जो है वो भूमिगत संगठन बनाए। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिससे यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था उस वक्त। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बल्कान क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? उन्हें स्लाव कहा जाता था। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? ये 1815 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1815 की वियना संधि में किसका संबंध है? तो ये ड्यूक मेटरनिख का संबंध है इससे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? ये वियना संधि थी। अगला आता है, किसने कहा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये मेटरनिख ने कहा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए कि किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? यह है कांस्टेंटिनोपल संधि के ने दी। अगला आता है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये वुल्फ ने किया था। अगला आता है, आंखों पर पट्टे बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ये न्याय का प्रतीक है। तो स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट चैप्टर है, ये आ सकते हैं इसमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 3 और 5 मार्क्स के आ सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? उन्होंने पितृभक्ति और नागरिकता के विचार दिए, नए राष्ट्रीय चिन्ह दिए, उन्होंने केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था दी, और राष्ट्रीय भाषा दी, और एक समान भार व मान की व्यवस्था की इन्होंने। तो ये आपके आंसर्स हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिसमें पूरी व्यवस्था को अधिक भूकुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। नेपोलियन की एक संहिता थी, उसमें ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया, शहरी क्षेत्रों में उसने सुधार किया, और व्यापार में भी सुधार किया। इस प्रकार उसने जो है वो एक कुशल व तर्कसंगत बना दिया इसको। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है
कि यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया, पहला पॉइंट है। दूसरा है लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य पर जोर दिया। स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दिया उन्होंने, और भाषा पर बल दिया। तो इन विचारों से के निर्माण से संस्कृति में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई बार एग्जाम्स में आता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बताइए, मतलब जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ। आरंभ विलियम प्रथम ने ये प्रसा के सिंहासन पर आसीन हुआ वो, और उसने बिस्माई द्वारा जनरल एकीकरण की भूमिका तैयार की, और वियतना कांग्रेस की स्थापना की, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की स्थापना की। एकीकरण में काफ़ी बाधाएं आई फिर, और बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि को पराजित करके विश्व शक्तियों को तट से किया। वो एकीकरण जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरा। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करो। ये जर्मनी और इटली दोनों के एकीकरण वाला क्वेश्चन काफ़ी आ जाता है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एकीकरण की प्रक्रिया 1832 में काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना और फ्रांस से संधि की, ऑस्ट्रिया पराजित कर, और 1859 में लोम्बार्डी को राज्य में मिला लिया उसने। दूसरा चरण, ये प्रथम चरण था, मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय कर दिया, उसको मिला लिया सार्डिनिया में। तीसरा चरण क्या था इसका कि 1860 में गैरीबाडी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त की उसने। चतुर्थ चरण में वेनेशिया पर, रोम पर अधिकार किया। ये वेनेशिया व रोम दोनों पर उसने अधिकार किया। और 1871 में पोप से समझौता एवं एकीकरण इटली का उदय हुआ। अब उसमें कुछ बाधाएं भी आई थी, तो ये कौन कौन सी बाधाएं थी। तो सबसे पहले है राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास है, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य और पोप का शासन, वियना कांग्रेस और उदारवादी शासन। ये आपके 5 पॉइंट हैं इसके बाधाएं जो आई थी। हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, आप कैसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले है, इसमें पहले निर्जातीय पहचान की गई, राष्ट्र की अहमियता व सत्ता में वृद्धि हुई इससे, और 1688 में राजतंत्र में संसद द्वारा ताकत छीने गए, और 1707 में यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ, और स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व स्थापित हुआ। आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया, और नए ब्रिटिश राज्य का निर्माण किया गया, और आंग्ल संस्कृति का इस पर दबदबा था। राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ाया गया, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी के रूप में। तो ये आपका इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान में कौन से कारण उत्तरदायी थे। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में आता है। यूरोप का पर प्रभाव इसका क्या पड़ा। तो राज्यों का उदय हुआ, लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और समानता पर बल दिया गया, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग की गई, निरंकुश यानी कि तानाशाही राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रिया की गई। ये आपका 7वां क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये कि फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, समीक्षा कीजिए। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, तो इस पर फ्रांस का पर प्रभाव क्या पड़ा। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, लोक कल्याणकारी कार्य किए गए, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव रखी गई, नवीन कानून संहिता लागू की गई, और नेशनल एम्बेसी का गठन किया गया, आर्थिक एकीकरण किया गया, कानून के समक्ष सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया, संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया गया। ये तो फ्रांस पर प्रभाव पड़ा। अब उसके बाद बाकी विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। मध्यम वर्ग का उदय हुआ,
उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ हुआ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया और संस्कृति और भाषा की भूमिका निभाई गई इसमें, और जन विद्रोह होने लगे। तो ये क्वेश्चन आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जो 1804 की नागरिक संहिता थी उसके कौन कौन से प्रावधान थे? जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति होनी चाहिए, उसके बाद संपत्ति के अधिकार की बहाली होनी चाहिए, जमींदारी व सामंती व्यवस्था की समाप्ति होनी चाहिए, यातायात तथा संचार साधन में सुधार किए जाने चाहिए, मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। तो अगला क्वेश्चन हमारा 10th है। ये क्वेश्चंस भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने भी बताया था। 10th क्वेश्चंस, यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषताएं बताइए। जो यूरोप में कुलीन वर्ग था उसकी विशेषता आपको बतानी है। तो सबसे पहला है जीवन जीने की समान शैली थी, भूस्वामित्व था, कूटनीतिज्ञ भाषा थी, आपस में वैवाहिक संबंध थे, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है 1815 की वियतनाम संधि के उद्देश्य बताइए और उसके प्रमुख प्रस्ताव व समस्याओं का व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 1815 की वियतनाम संधि के उद्देश्य क्या थे। तो उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना की गई थी, दक्षिण में जेनेवा को पिडमांट के साथ मिला लिया गया, प्रशा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए और पूर्व के रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। हमारा क्वेश्चन है यूरोप में उदारवादियों द्वारा स्थापित राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे। तो ये मुख्य थे आंसर इसका कि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी बराबर थे, सभी के साथ समान व्यवहार होता था, समानता थी। वैक्स मताधिकार के पक्ष में ये नहीं थी। बाजार की स्वतंत्रता राज्य द्वारा वस्तुओं व पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्ष में थे ये। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए। तो पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई, शहरों का विकास हुआ और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, श्रमिक व मध्य वर्ग का उदय हुआ, कुलीन विशेषता की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता बढ़ी। अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, यूरोप में जो है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका निभाई है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आता है एग्जाम्स में आया हुआ है। तो यूरोप में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी। तो स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाए इन्होंने, महिलाओं ने समाचार पत्रों का इन्होंने प्रकाशन किया, मताधिकार प्राप्त नहीं था, मताधिकार प्राप्ति हेतु इन्होंने संघर्ष किया कि भी हम भी वोट डालेंगे, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में इन्होंने हिस्सा लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से बार बार आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवादी की लहर के क्या कारण थे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम से ये भी आया हुआ है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर का क्या कारण था, क्यों यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर उत्पन्न हुई। तो पहला है जनता पर अत्याचार होता था, दूसरा निरंकुश शासन व्यवस्था थी, निरंकुश हुई तानाशाही, उदारवादी विचारों का प्रसार किया गया, स्वतंत्रता समानता तथा बंधुता का नारा दिया गया और शिक्षित वर्ग मध्य वर्ग की भूमिका इसमें काफ़ी थी कि इन्होंने ही राष्ट्रवाद को जो है वो जागृत किया। अगला हमारा क्वेश्चन है 1815 से 1914 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय केंद्रों के 3 प्रवाहों को विस्तार से लिखिए। तो क्या प्रवाह होते थे, एक वस्तुओं का प्रवाह होता था, वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती थी, पूंजी का प्रवाह होता था, धन जाता था और लोगों का श्रम का प्रभाव होता था। तो स्टूडेंट्स ये आपका पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, ये कंप्लीट हो गया। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एमसीक्यू भी इसी में से ही बनते हैं, आपको एमसीक्यू याद करने की ज़रूरत नहीं, खाली उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है फ़िलहाल। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका यही ख़त्म है।